So Saurabh, congratulations first of all on the successful journey. Thanks. This is our first podcast ever. Right. So कैसा लग रहा है आपको? नॉर्मली रोज का काम है तो वही मुझे बताना होगा शायद. बाकी कुछ नया तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ. Sure. It's the first time for me also. So looking forward to this experience. Thank you. So hello everyone. Welcome to this podcast, Money Made Simple. I'm your host Viranchi Sharma. I have worked in organizations like Microsoft and Google, and I've recently traded my corporate badge for freedom. We're going to talk about freedom, we're going to talk about investing, we're going to talk about a lot of things in this podcast, and I'm sure all of you like me have this itch or this nagging feeling that, you know, what is beyond 9 to 5? What is beyond the monthly take-home salary? How do we make the money grow? And how do we keep that growth sustainable over a longer period of time? तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए we have a very special guest on this podcast, the esteemed owner of Fundstar, Saurabh Sharma. Saurabh, welcome to the podcast. Thanks Virenji. Thanks again. So Saurabh, मैं आपको 20 साल से जानता हूँ. Right. And I have seen your growth personally and professionally as well. Okay. So why don't you tell our audience a little bit about your journey, how you started, and how does it feel to be a successful entrepreneur in Bhopal in the past 16 years? वीरेन जी, अपना इंजीनियरिंग साथ में ख़त्म हुआ था 2007. देन मैंने MBA किया 2007 to 9 बैच. आफ्टर MBA दो थॉट्स थे, आइदर जॉब के लिए जाएं या फिर कुछ और करें. इनिशियली 5-6 मंथ्स को समझ में नहीं आया, जॉब थी नहीं. देन आई सजेस्ट के मेरे को बिजनेस पे जाना चाहिए, और लेगेसी थी, थोड़ा सा फादर का भी बैकअप था, तो मैंने शेयर बिजनेस चालू किया, फाइनेंशियल एडवाइजरी. उस टाइम पे शेयर और म्यूचुअल फंड्स, ये दो चीज़ों में हम लोग मेनली डील करते थे. तो इन 2010-11 वी हैव स्टार्टेड आवर ऑफिस इन मालवीय नगर. एट दैट टाइम द मेन फोकस इज ऑन स्टॉक मार्केट. तो नेक्स्ट थ्रू 2-3 ईयर्स मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं एकदम नया था बिजनेस में, तो स्टॉक मार्केट पे फोकस था, तो लोगों को लॉस होता रहा ट्रेडिंग में. तो मैं वो देखता रहा 2-3 साल. मुझे लगा कि मेरे लिए सही जगह नहीं है शायद, तो मैंने कहा कुछ दूसरा ऑप्शंस देखता हूँ. तो मुझे म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कंसिस्टेंट लगा. मैंने पास रिटर्न देखे, मैंने डेटा देखा, मुझे लगा कि ये शायद ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. देन आई शिफ्टेड माई फोकस फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग टू म्यूचुअल फंड्स. मेरा मेन फोकस जब म्यूचुअल फंड आया इन 2013-14, देन आई हैव कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन म्यूचुअल फंड्स. एंड एट दैट टाइम मोदी गवर्नमेंट वाज जस्ट बनी थी उस टाइम पे. तो मार्केट में एक रैली आई, उसने भी मुझे सपोर्ट किया म्यूचुअल फंड्स में. धीरे धीरे 17-18 आते आते मुझे कम्प्लीटली समझ में आ गया कि ट्रेडिंग इज़ नॉट द, मतलब वो मेरे काम की चीज़ नहीं है ट्रेडिंग. और वो वेल्थ क्रिएशन में आपको फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसमें अच्छी नहीं है ट्रेडिंग. तो आई कम्प्लीटली फोकस ऑन म्यूचुअल फंड. 17-18-19 आते आते बिजनेस ठीक ठाक ग्रो होने लगा था और एक सस्टेनेबल लेवल पे था. और इस दौरान मैंने अपने जिनकी इन्वेस्टमेंट किया था इन 2012-13, उनको ग्रो होते हुए भी देखा धीरे धीरे. तो वो काफ़ी सडन चेंज था मेरे लिए कि जो इन्वेस्टर मेरे लिए अराउंड, या जैसे आपका वैल्यूएशन उस टाइम पे अराउंड 25 या 20 लाख था, इन 2018-19 इट वाज अराउंड 1 CR. तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था कि यार एक छोटा सा इन्वेस्टर मेरे साथ HNI बन रहा है मेरे लिए. इन 2020 अगेन कोरोना आया तो थोड़ा हिला बिजनेस, मतलब हिला इन द सेंस थोड़ा सा ऐसा लगा कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इतने साल से कर रहा हूँ. लेकिन अगेन जब रिबाउंड आया और लोगों का पैसा बनना चालू हुआ मार्केट में, तो मुझे लगा इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता. और इन लास्ट 15 ईयर्स मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, टाइम, डिसिप्लिन और पेशेंस, इसके बिना पैसा नहीं बन सकता इस मार्केट में. और ट्रेडिंग इज इंजूरियस टू योर फाइनेंशियल हेल्थ. और धीरे धीरे आप देखेंगे तो अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना है तो जितना जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छा है. तो ये मेरी जर्नी थी. मैं धीरे धीरे बड़ा, मतलब ऐसा कुछ प्लान आउट नहीं था, ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि हम आगे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होता गया और मैं करता गया. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. हम लोग उस सोसाइटी से आते हैं जो जनरली काफ़ी रिस्क एवर्स सोसाइटी है. इफ यू लुक एट एनीथिंग दैट वी डू, यू नो, कल्चरली, वेदर इट्स मैरिज, वेदर इट्स इन्वेस्टिंग, वेदर इट्स एनीथिंग, people tell you that play safe and play long.
generally, traditionally, that's the message that we get in any forum that we go to and we talk about investment. So, there are individuals who are stuck in this cobweb of, conventional wisdom. What has been your experience in, breaking that web and, making people get out of their comfort zone or conventional wisdom and take a sort of a risk? Like, for example, if there is an investor who does not know anything about mutual funds or stock market, what is your approach typically? Like in plain layman terms, how do you explain mutual fund and the benefits of it to any new investor? Okay. म्यूचुअल फंड में मैं बाद में आता हूँ. पहले हम ये समझते हैं कि हम कन्वेंशनल क्यों थे, हम एफडीज पे क्यों जाते थे, हम प्रॉपर्टीज पे क्यों जाते थे. आइडियली हमारे दादा या फादर के टाइम पे एफडीज बहुत अच्छा ऑप्शन थी. उस टाइम पे एफडीज के रिटर्न्स भी होते थे 14%, 15% इन 1994-95. तो दे आर अर्निंग हैंडसम मनी फ्रॉम एफडीज. और उस टाइम पे लाइफस्टाइल नाम का कोई शब्द नहीं था. उनको मोबाइल यूज नहीं करना था, उनको स्विगी जोमेटो नहीं करना था, और उनकी ट्रिप आउट ऑफ इंडिया नहीं हुआ करती थी. तो हमने वो ग्रास्प किया कि एफडीज बहुत सेफ है, हम एफडीज करेंगे, हम सेविंग करेंगे. एक चीज जो हमारे अंदर बहुत अच्छी वो ये कि हम अपने दादा लोगों से या फादर से सीखे कि हमें सेविंग करनी है फ्रॉम डे वन. तो हम सेविंग जरूर करते रहे, पर माइट भी हमारी अप्रोच एफडीज की तरफ ज्यादा रही या फिर प्रॉपर्टीज की जगह ज्यादा रही. अब क्योंकि अब अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आप स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं, एवरी ईयर प्लान आउट करते हैं आउट ऑफ इंडिया जाने का, आपके हाथ में हर 2-3 साल में नया मोबाइल होता है. इन सबको अचीव करने के लिए एफडीज मेरे को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, उसको आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा. तो एफडी ऑब्वियसली एक असेट क्लास है. मतलब मैं आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है. पहला सवाल ये आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों, मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ. इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हम सोसाइटी में थोड़ा साउंड हो, फाइनेंशियली हम साउंड हो. अगर हमारे कुछ गोल्स हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज या हमारा रिटायरमेंट, वो हम फाइनेंशियली प्लान आउट कर पाए, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. अब सेकंड ऑप्शन आता है कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास. तो आइडियली सेविंग बैंक भी एक इन्वेस्टमेंट है, एफडी भी एक इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, कमोडिटी, देन म्यूचुअल फंड, देन इक्विटीज. ये सारे एक असेट हैं जिनके अलग अलग रिटर्न्स होते हैं, जो आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज का अलग अलग रिटर्न्स है और वो क्यों है, कैसे आता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ. तो जैसे आप सेविंग में पैसा रखेंगे तो 2.5-3% आप अर्न करते हैं एवरी ईयर. अगर आप एफडीज में आ जाएंगे तो अराउंड 7% आपके रिटर्न्स होते हैं. देन वी कम टू गोल्ड. लोगों को गोल्ड एकदम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा असेट क्लास है भी अच्छा. तो गोल्ड में रिटर्न्स आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखेंगे 15 ईयर्स 20 ईयर्स तो आपको अराउंड 9% मिलेंगे. कमोडिटीज में अलग अलग रिटर्न्स रहते हैं, वोलेटाइल रहते हैं. देन इक्विटी स्टॉक्स में रिटर्न्स बहुत हाई रहते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत अलग लेवल की रिसर्च चाहिए, जो मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होती. एक कंपनी में विजिट करना, उसके नंबर्स पढ़ना, एक्चुअल ऑर्डर्स हैं नहीं है, उसमें कितना प्रीमियम है मार्केट में, किस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है, उसकी ग्रोथ स्टोरी है नहीं है, जीडीपी के रेशियो में ग्रोथ कर रही है कंपनी नहीं कर रही, वो थोड़ा मुश्किल काम है. पैसा बनता है स्टॉक्स में, पर वो एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. देन म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है एक आम इन्वेस्टर के लिए. इफ यू वांट टू अर्न गुड रिटर्न बेटर देन योर एफडीज, योर रिटर्न्स विल बी अराउंड, मतलब आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड एक बहुत वास्ट है. अगर म्यूचुअल फंड को एलेबोरेट करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं आपको एक एक डिस्कस कर लूंगा. तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जो एक आम इन्वेस्टर के लिए अच्छी जगह. सो सौरभ, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि आज की डेट में आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, सो देयर इज दिस fear mongering stuff which you see everywhere, right? I call it the business of fear, and you yourself are in the business of hope, right? So my point is ki there's always this question of why now and what is the best time to start, right? Considering the socio-political situation across the world right now, हम कल ही एक फ्रेंड के साथ बैठे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉर चल रहा है, पैंडेमिक हो गया है, इस केस में मुझे फिक्स्ड एसेट और रियल एस्टेट ठीक लगता है. हाउ डू यू काउंटर दीज परसेप्शंस अबाउट फियर एवरीवेयर, एंड हाउ डू यू मेक पीपल कंफर्टेबल विथ म्यूचुअल फंड्स? मैं आपके पहले क्वेश्चन से चालू करता हूँ. व्हाई म्यूचुअल फंड्स और व्हाई नाउ? हमको म्यूचुअल फंड पहले समझना पड़ेगा.
कि क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, हमने यूट्यूब पे देखा या कहीं देखा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, नॉट द राइट अप्रोच. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पैसा मैंने दिया तो कहाँ गया, किसके पास गया, कैसे मैनेज हुआ. तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल ऑफ मनी होता है जो असेट मैनेजमेंट कंपनी को हम दे देते हैं पैसा अपना. माइट भी आपके जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल से जिनका टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो एक प्रोफेशनल मैनेज करता है, वो अपना एक्सपेंस काटते हैं, उस पर जो भी रिटर्न्स आते हैं वो आपके होते हैं. माइट भी प्लस हो सकते हैं, माइट भी समटाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स भी पॉसिबल है उसमें. तो म्यूचुअल फंड बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड में सबसे सिंपल होते हैं डेट फंड्स. डेट फंड्स इज एज गुड एज योर सेविंग बैंक और एफडी काइंड ऑफ रिटर्न जनरेट करते हैं. और उसमें आप एक दिन से लेके 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी पैसा रख सकते हैं. से आपके पास 10 दिन के लिए पैसा पार करना है आपको, आप डेट फंड्स में कर सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में कर सकते हैं. वो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं. वो पहली कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जो सेफेस्ट है. उसमें रिटर्न्स के लिए नहीं, लेकिन आप फॉर पार्किंग पर्पस यू कैन यूज इट. दैट इज वन कैटेगरी इज दैट. सेकेंड इज इक्विटी. तो इक्विटी क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. मेरा मानना है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आइदर या तो आप खुद बिजनेस करिए या किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करिए. तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन समवन बिजनेस, दैट इज अ शेयर, दैट इज इक्विटी, यू आर बाइंग दैट इक्विटी. तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके रिटर्न्स बेसिकली 13 to 15% होते हैं. आप किसी भी कंट्री की बात करिए, इक्विटी के जो रिटर्न्स होंगे अराउंड जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, वही रिटर्न्स इक्विटी के होते हैं किसी भी कंट्री के. तो इंडिया की आप बात करेंगे तो 7%, 7.5% इज जीडीपी, और वो ऐसा लगता है कि अगले 5 साल रहेगी इसके अराउंड. और इन्फ्लेशन भी अराउंड 6.5-7% है. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 14-15% रिटर्न मेरे को इक्विटी दे रहा है. 13-14-15 इज वेल एंड गुड रिटर्न्स. और इक्विटी में टाइम हॉराइजन जरूर होना चाहिए. यू शुड नो कि इक्विटी कैसा है, मुझे कितने टाइम के लिए लगाना है, मेरी कितनी रिस्क है. तो एक एसेट का जनरली साइकिल होता है 5 to 7 years. अगर आपके पास पैसा है 5 साल मेरे को इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो यू कैन गो विथ इक्विटी. बट बी प्रिपेयर्ड कि समटाइम्स इक्विटी रिटर्न नहीं देता है. इक्विटी के रिटर्न्स लीनियर नहीं होते. साइन वेव को आप हिला डुला दीजिए, वैसे रिटर्न्स होते हैं, किसी को नहीं मालूम कहाँ जाएगा. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट रिटर्न विल बी अराउंड 13 to 15%. तो ये इक्विटी के रिटर्न्स होते हैं. तो म्यूचुअल फंड बेसिकली आप पैसा दे रहे हैं एक प्रोफेशनल को, वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, तो उसमें रिस्क कहीं ना कहीं कम हो जाती है. वो उनकी रिसर्च टीम रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, डाइवर्सिफिकेशन रहता है. लेकिन वो सबको मालूम ही है कि म्यूचुअल फंड लेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, मुझे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. पर बेसिकली हम कहाँ लगा रहे हैं, बेसिकली हम इक्विटी में लगा रहे हैं या डेट में लगा रहे हैं. और अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दे कि मैंने 60-70% इक्विटी ले लिया, 30-40% डेट ले लिया, वो हाइब्रिड होता है. उनके रिटर्न्स अराउंड 11-12 अराउंड वेरी करते हैं. बट उसमें भी यू शुड हैव एटलीस्ट 1 to 2 years horizon. Sure. So, layman terms में again, just ये क्वेश्चन हर बार आता है कि what is the average return of investment? Like I don't know the technical terms, but we look at ROI, right? हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना रिटर्न आया. So in today's date, what's the average sort of return on investment? For example, in real estate versus a mutual fund. Let's take a 3-year horizon or a 5-year horizon, whatever you want. धीरज जी, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा. Sure. म्यूचुअल फंड्स में राइट नाउ जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई है. पोस्ट कोरोना मार्केट के रिटर्न्स बहुत हाई रहे. तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 20-25 काइंड ऑफ रिटर्न्स, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म. आपको इक्विटी से अगर रिटर्न्स कुछ जनरेट करने तो आप 12 to 15 का एक्सपेक्टेशन रखिए. उसके ऊपर जो आ रहा है वो आपका प्लस है. पर एक्सपेक्टेशन शुड बी अराउंड 12 to 15, तो आप डिसअपॉइंट नहीं हो. आप अगर आएंगे कि मुझे 25% ही कमाना है, 20 मिला, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा. और एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी का अगर मैं हाउसिंग का डेटा देखूं नेशनल का, तो अराउंड 25 ईयर्स में 9% के रिटर्न है. दैट इज, आप अपने घर को कैलकुलेट करो, मैं अपने घर से कैलकुलेट ज्यादा करता हूँ, वैल्यूएशन मुझे वहां ज्यादा समझ में आते हैं. तो प्रॉपर्टी टेंजेबल एसेट है, मुझे दिखती है, पर उसके रिटर्न्स अराउंड 8-9-10% के अराउंड ही रहते हैं. और वो जगह जगह पे भी डिपेंड करता है. कई बार बहुत ही अच्छा पॉश एरिया रहा तो माइट भी रिटर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं. पर इक्विटी अलोन ऐसा एसेट क्लास है जो आपको इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर सकता है. क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रोथ ज़्यादा होगी. राइट. सेकेंड, आपने बोला कि इक्विटी मार्केट में मुझे डर लगता है, मुझे रिस्क लगती है.
ऑब्वियसली मुझे भी डर लगता है, पर हम इस रिस्क को या डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आइडियली मेरे को नहीं मालूम कल मार्केट कहाँ जाएगा। मेरे पास अगर क्या है, पास्ट का डेटा है। मैं लास्ट 46 ईयर्स का इंडिया का डेटा देख सकता हूँ, 79 से अभी तक का, या यूएस का 125 ईयर्स का डेटा अवेलेबल है। मैं उस बेसिस पे अपना डिसीजन लेने की कोशिश करूंगा। तो से क्या, इक्विटी मार्केट में हमेशा ही फियर रहा है, नहीं तो वो मार्केट ही गाएगा। वो रिटर्न्स क्यों अल्फा जनरेट कर रहा है? क्योंकि आपको डर है, इसलिए आपके रिटर्न्स एफडी से ऊपर आ रहे हैं। तो राइट नाउ जैसे इजराइल चल रहा है अभी वॉर, इजराइल और ईरान, तो मैं पास्ट में देखूंगा तो यूएस और ईरान वॉर हुआ था 2003 में, या उसके पहले कारगिल हुआ था। तब मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, कितना नीचे गया था, कितना डाउनसाइड रिस्क है। अगेन फिर जब रिबाउंड हुआ कितनी तेज हुआ मार्केट, उस डेटा से मैं कोशिश करूंगा कि इस बार कब रिबाउंड आएगा मार्केट में। या इस डेटा को देख के आप देख सकते हैं कि हाँ मार्केट है, नीचे गिर सकता है, ऑब्वियसली एनी डे गिर सकता है वॉर होगा तो, पर रिबाउंड भी उतनी तेजी से हो सकता है। कोरोना में सबसे बड़ा डर क्या था? मार्केट बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन जब बचा तो उसके बाद जो पावर से वो ऊपर आया या जो रिफ्लेक्ट हुआ मार्केट, वो बहुत तेज था, मतलब गिरने से डबल था। मेरे को याद है एग्जैक्टली कोरोना में जब निफ्टी गिरा था तो अराउंड 11,000 से फॉल चालू हुआ था। अब वो गया था 7,500 और डेट थी 24 मार्च 23-24, जिस दिन लॉकडाउन वाला हो गया था। वो टाइम था जब डर पीक पे था, मार्केट लो पे था। डर जब सबसे ज्यादा होगा तभी आपको सबसे अच्छे प्राइसेस मिलेंगे मार्केट में, तभी चीज सस्ती मिलेगी, तभी खरीदने का फायदा है। फिर जैसे जैसे डर खत्म होता जाएगा आपका मार्केट में प्रीमियम बढ़ता जाएगा, आपको चीजें महंगी मिलेंगी। जब आपको एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो आदमी आपको महंगा माल देगा ना, जब डर दिख रहा है तभी सस्ता माल मिल सकता है आपको मार्केट में। Okay, interesting. So Saurabh, you mentioned a lot of things, right? Equity है, debt है, balance होना चाहिए, research होना चाहिए, history का, future की insight होनी चाहिए, wisdom of hindsight, wisdom of foresight. It's very difficult for any layman or anybody who's busy in the corporate world to do all this research. And that's why you need a professional organization who can just take care of your money, right? End of the day, people want कि यार मैंने पैसा दिया है and now I should just peacefully go about my work for the next 3 to 5 years and they are managing everything for me. So ऐसे में your organization, Fundstar, which has been in the business for 16 years, right? Why do you think Fundstar is the right organization for someone who wants to start? एक्चुअली वीरेन जी, जब मैंने 16 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जब कोई भी इन्वेस्टर आता है तो मेरा बिलीव है कि उसको 2 to 3 ईयर्स लगते हैं मार्केट पे बिलीव करने में, और 3 to 5 ईयर्स लगते हैं उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में। इनिशियली मैं उसको कितना भी बताऊँ कि सेंसेक्स 100 था, 81,000 हो गया, मार्केट ने लास्ट 15 ईयर्स में रिटर्न दिए, लेकिन उसको वो जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो उसको बिलीव नहीं होता। तो मेरा मानना है कोई भी नया इन्वेस्टर आएगा, ही विल स्टार्ट स्लोली, मतलब इनिशियली वो 2-3 ईयर्स स्लोली स्टार्ट करेगा, देन उसको जब एक्सपीरियंस होगा अप एंड डाउन्स का, हर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट साइकिल में एक 2020 काइंड ऑफ या 2008 काइंड ऑफ रिसेशन, मतलब डाउनफॉल आता है। अगर वो उसको निकाल लिया उसने, जिसमें हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि यार मार्केट इसलिए डाउन है, आप पेशेंस रखिए, आप नया पैसा भले ही मत डालिए लेकिन एग्जिस्टिंग पैसे को मत निकालिए, मार्केट हमको सस्ता लगता है, वो साइकिल अगर उसने क्रॉस कर ली तो वो बहुत पैसा बनाएगा। तो आइडियली हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स को 2 से 3 साल एक्सपीरियंस करें, उसको समझ में आए NAV कैसे मूव करती है, काइंड ऑफ मतलब म्यूचुअल फंड में NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, तो कैसे मूव करती है, कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है। देन आफ्टर 3 इयर्स जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट पे थोड़ा हमारे ऊपर भी, देन वी विल गो फुल आउट कि यार अब अपना पैसा यहीं बनेगा, इससे अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसपेरेंसी से बताते हैं कि कौन सी स्कीम्स कैसी हैं, हम इस स्कीम में क्यों लगा रहे हैं, इसका फंड मैनेजर क्या सोचता है, उसको मार्केट को कैसे देखता है, ये कितने प्रोफेशनल हैं, ये फंड हाउस में एक ही फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है नहीं है, इन लाइन उनकी रिसर्च है नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट फंड्स भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट में माइट भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आएगा 0.6-0.7%, पर रेगुलर में आपको अलग बेनिफिट्स रहेंगे। हम अगर 2-3 स्कीम चूज कर रहे हैं तो हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक मल्टी एसेट फंड, एक डेट फंड, ऐसे पूरा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं कि कल को उसको इमरजेंसी आ जाए, कुछ फंड्स की जरूरत पड़े तो वो एटलीस्ट विड्रॉ कर पाए, ऐसा ना हो वो स्टक हो जाए। इन 2020 अगर किसी को पैसा चाहिए और पूरा मार्केट डाउन है, उसके पास डेट फंड नहीं है तो वो स्टक है, या तो लॉस में निकालेगा
या फिर उसके पास डेट फंड होना चाहिए। तो एक इमरजेंसी फंड उसका क्रिएट कर देते हैं फॉर नेक्स्ट, मतलब उसके 6 से 8 महीने का जितना एक्सपेंस है वो उसने क्रिएट कर लिया। रिमेनिंग हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा एग्रेसिवली करते हैं। और बेसिकली मार्केट कंडीशंस के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है हमारा फंड सिलेक्शन। माइट भी हमको कई बार मार्केट महंगा लगता है तो हम हाइब्रिड फंड चूज करते हैं। कुछ टाइम बाद क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं होती, उसको लगता है कि आई एम द बेटर पर्सन टू डिसाइड, तो वो पैसा देता है, फिर हम डिसाइड करते हैं मार्केट थोड़ा ऊपर लग रहा है, वी विल गो विद हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ। देन फिर मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट होता है, मार्केट करेक्ट होता है, ऐसे मेरे को एक चीज़ याद आती है कि कोई भी एसेट क्लास हो, हर इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि वो 2 तरीके से करेक्ट होती है। एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन ऐसा होता है वीरेन जी कि जैसे ये लैपटॉप है, ये से 50,000 का है, कल को ये 25,000 का हो गया, तो इसमें 25,000 कम हो गया, ये सस्ता हो गया। ये दुनिया को समझ में आता है कि ये प्राइस करेक्शन सबको समझ में आता है। सेकंड होता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन होता है असेट क्लास में। से आज को ये प्रॉपर्टी 50 लाख की है, मैं मानता हूँ कि ये आफ्टर 7 ईयर्स अराउंड 1 CR होनी चाहिए, बट मैं देखता हूँ कि 7 साल बाद सिर्फ 60 लाख की है या 65 लाख की है, तो इसमें ये टाइम करेक्शन हुआ। ये एक आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि एसेट महंगा होना चाहिए था पर आज की डेट में मुझे सस्ता मिल रहा है। तो ये टाइम करेक्शन जब मार्केट में आया था तो आप देखेंगे 94 से 2003 सेंसेक्स 4000 का 4000 ही था, तो ये 10 साल का टाइम करेक्शन था। लोगों को समझ में नहीं आया कि टाइम करेक्शन हो गया है। देन नेक्स्ट 4 इयर्स इट विल 5 टाइम्स 21,000 इन 2007। तो ये टाइम करेक्शन बहुत ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि सर ये मिड कैप है, माइट भी 1.5 साल से नहीं चला, तो इसमें टाइम करेक्शन आ गया है सर, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके चलने की। तो वैसे हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, देन हम उनको फंड सजेस्ट करते हैं और सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रख देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर का कॉल रहता है, डिसीजन फाइनल इन्वेस्टर का रहता है। हम सारी चीजें ओपन कर देते हैं कि डायरेक्ट लेंगे तो ये है सर, रेगुलर लेंगे तो ये है, मेरा प्लान ऐसा है, आई एम लुकिंग एट यू फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स एटलीस्ट, तभी हमारा भी पैसा बनेगा और आपका भी पैसा बनेगा। Sure. So trust and transparency, you think are the unique differentiators हाँ, आप बोल सकते for your हैं। business. Excellent. So Saurabh, you deal with a lot of different stratas of society, right? You deal with Generation Z investors, you deal with millennials like us, you also deal with senior citizens. Right. So in terms of the trend, right? I mean, I hear this trend of FIRE, like financially independent, retire early, Right. which is, you know, a so-called, buzz of the town these days. So what do you think about that? I mean, is it a viable option? And if there is, say, someone who's in the 20s and planning a retirement at 40, is it possible, first of all, and what are the things that he or she should look for that strategy? फायर डेफिनेटली पॉसिबल है और वेल्थ क्रिएशन के थ्रू ही पॉसिबल है। दैट इज कि आपका पैसा एक अच्छे रेट से बढ़ना चाहिए लंबे समय तक, तभी आप रिटायर हो सकते हैं। जो मिलेनियल है उनको जैसे 20 है 25 है तो उनको छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। राइट नाउ ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में सब कुछ जीत के आ जाऊंगा या पैसा डबल हो जाएगा मेरा, मैं धीरे धीरे स्टेप्स लेना चालू करूंगा। देन आफ्टर 5 इयर्स में रिव्यू करूंगा कि से मैंने 25 पे चालू किया, से 30 पे मैंने कहा सर रिव्यू करते हैं, एक बार बैठते हैं अपन समझते हैं 40 पे अपने को कितना पैसा चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से। देन उसके अकॉर्डिंग अपन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया कम कर सकते हैं। तो देन अगेन 33 35 अपन ने रिव्यू किया तो पॉसिबल है कि आप 40 पे रिटायर हो जाओ। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस डेफिनेटली चाहिए और टाइम के बिना पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन, पेशेंस एंड टाइम, अगेन अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो मेरा मानना है कि आप 40 पे रिटायर हो सकते हैं। और रिटायरमेंट इज नॉट कि आप घर पे बैठ जाओगे। आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठूंगा, अब मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा, मैं जैसे दिन को बिताना चाहता हूँ वैसे बिताऊंगा। दैट इज रिटायरमेंट मेरे हिसाब से। तो वो अगर आप 15 ईयर्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली रिटायर हो सकते हैं। उसका एक ही मोटिव है कि आपको स्टार्ट अर्ली करना पड़ेगा। एट 40 आपके पास कुछ भी नहीं और सडनली आप बोलो मुझे 45 पे रिटायर होना है, तो इट्स मतलब बहुत मुश्किल काम है। इम्पॉसिबल नहीं है पर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 5 इयर्स में क्या ही बदलेगा। कंपनी, अगर कोई कंपनी आज मैं बोलूं कि जोमेटो है तो 1 साल में बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही बदलेगी। मतलब स्टील प्रोडक्शन है तो वो एक दिन में डबल नहीं हो जाएगा 1 साल में। या कंपनी का रेट यहाँ चेंज होता है पर कंपनी में क्या ही चेंज हो रहा है, कंपनी तो वैसे ही काम कर रही है जैसे नॉर्मल रूटीन में करती है। तो फायर इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट पेशेंस लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा और टाइम भी लगेगा। इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट अर्ली इज व्हाट यू सजेस्ट टू स्मार्ट इन्वेस्टर की एज सच स्मार्टनेस की इस मार्केट में जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से।
Okay. पर अर्ली की जरूरत है। Sure. मतलब सेंसेक्स को अगर 100 से 81,000 होना था। आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ, लोगों को गोल्ड बहुत पसंद रहता है, ये गोल्ड सबसे अच्छे रिटर्न देता है। मेरा मानना है गोल्ड इज लाइक बाली, सामने वाले की सिचुएशंस कैसी हैं, वॉर है तो बढ़ जाएगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा हाइक नहीं आता। पर आप गोल्ड और जब इक्विटी को कंपेयर करेंगे तो इन 1979 मैंने डेटा देखा तो सेंसेक्स बना था 100 पे, एट दैट टाइम गोल्ड इज 1300, राइट नाउ सेंसेक्स इज 82,000 एंड गोल्ड इज अराउंड 1 लाख। तो ये डिफरेंस बहुत कम हो गया। और इसमें सेंसेक्स की कंपनी जो रिटर्न डिविडेंड देती है एवरी ईयर से 1.5%, वो मैंने काउंट नहीं किया। तो सेंसेक्स जो गोल्ड जो 13 टाइम्स ज्यादा था, वो आप अगर डिविडेंड काउंट करोगे तो सेंसेक्स से काफी कम है। तो यू शुड बी इन एसेट क्लास विच इज गिविंग वेरी हाई रिटर्न्स फॉर लॉन्ग पीरियड। तो जनरली एफआईआई हमारी इक्विटी खरीदते हैं और हमको गोल्ड बेच देते हैं। तो आइडियली वो लोग क्या कर रहे हैं, हमसे हायर रिटर्न जो एसेट क्लास दे रहा है वो ले रहे हैं, और जो लोअर दे रहा है रिटर्न उसको हमें दे रहे हैं। तो एफआईआई इज जनरली डूइंग दैट। ओके। तो हमको समझना पड़ेगा कि यार हमारा होराइजन है, और वो इन्वेस्टमेंट कभी मत करिए जो मास करता है। मास कैसे करता है, मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको बताता हूँ जिसमें मिलियन, मतलब काफी सारे लोगों ने एक साथ एक ही डिसीजन लिया। इन 2007 या इन 94, 92 की बात करूँ मैं, 92 में मैंने देखा कि यार मेरे नेबर पैसा बना रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स पैसा बना रहे हैं, मेरे कलीग पैसा बना रहे हैं, तो मैंने पैसा लगा दिया। देन मार्केट गिरा। इन 2007 अगेन मैंने देखा सब पैसा बना रहे हैं, मैंने पैसा लगा दिया, मार्केट गिरा। इन 2003 मैंने देखा कोई पैसा नहीं लगा रहा, मैंने भी नहीं लगाया, मार्केट बढ़ा अगले 5 साल। ये डिसीजंस गलत क्यों थे? इन 92 में आप देखोगे तो 89 से 92 तक सेंसेक्स 400 से 4000 हो गया था 10 टाइम्स। देन आपको लगा कि नहीं यार ये मार्केट बहुत अच्छा है, पैसे बनाएगा, तो आप 400 की चीज जब 4000 हो जाए, अनइवन बढ़ गई, तब आप उसको खरीदने जा रहे हैं सिर्फ बाजू वाले को देख के। इन 2007 21,000 था सेंसेक्स, अगेन 4,000 से 21,000 इन 4 years। देन आपको लगा नहीं यार यही एसेट क्लास है जो पैसा बनाएगा, जो मुझे रिटायर कराएगा। आप तब जाओगे तो आपके लिए दिक्कत है। आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। Sure. तो जो हम फायर पे थे कि हमको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, तो जिस दिन आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं या अर्निंग स्टार्ट करते हैं, उस दिन हमें हमारे डीएनए में कि सेविंग स्टार्ट करनी है। हमारे दादाजी भी करते थे, हमारे पापा भी करते थे, हम भी करेंगे सेविंग। तो एक चीज़ तो अच्छी है इंडियंस में कि हम सेविंग के लिए जानते हैं और जागते हैं, करते भी हैं। तो आइडियली हम लोग बोलते हैं इन फाइनेंशियल्स के आप जितना भी अर्न कर रहे हैं उसका एटलीस्ट 30% सेव करें फ्रॉम डे 1। तो से मैं अगर 1 लाख अर्न कर रहा हूँ मंथ का, तो मैं 30,000 सेविंग में डालूँ, आइदर वो एफडी में डालूँ, आइदर मैं बैंक अकाउंट में रखूँ, मेरे को सेविंग करनी है। सेकेंडली कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो फाइनेंशियल का, तो मैं इस सेविंग को काम पे लगाऊं, पैसा मेरे लिए काम करे। आज मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 15 years डाउन द लाइन पैसा मेरे लिए काम करे। तो जब ये सेविंग के लिए मैं कन्विंस हो गया मुझे 30% करनी है, देन इसको मैं बेस्ट कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ, जहाँ मुझे बेटर रिटर्न मिले, जिससे मैं अर्ली रिटायर हो पाऊँ। तो स्टार्ट सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। भले ही स्लो करिए, 2-3 साल स्लो करिए, 4-5 साल स्लो करिए, लाइफ को एंजॉय भी करिए साथ में। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पैसा सेविंग में डाल दिया और मैं कहीं जा नहीं रहा। मतलब मेरी जो लाइफ स्टाइल है बेसिक है वो चलनी चाहिए वैसी, और बाकी मुझे सेविंग फोकस करना पड़ेगा। सो एक और एग्जांपल है जैसे our पेरेंट्स का, like my dad, right, who are like beyond 60, 65, Right. and they are a bit concerned about where to put money, because for the past 30-40 years all they've done is fixed deposit and property, right? But how do you explain mutual funds to them? Like, do you see them also jumping into this or staying away from this? सीनियर सिटीजन्स थोड़ा सा सीरियस होते हैं, तो वो स्ट्रेट अवे तो जंप नहीं करते इसमें, बट आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि से आफ्टर 60 यू रिक्वायर्ड अ मंथली इनकम, राइट? तो आप एक बैलेंस फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड से इजीली वो मंथली इनकम जनरेट करके दे सकते हैं किसी सीनियर सिटीजन को। ओके। सेकेंडली आज की लाइफ स्टाइल में उनको समझाना पड़ता है कि अगर आपके 2 बेटे थे, आप शायद आपके फादर के लिए आप रिटायरमेंट थे, उनके रिटायरमेंट आप थे, पर आपके बेटे आपके लिए रिटायरमेंट नहीं होंगे। वो जहाँ तक है आपके शहर के बाहर हो सकता है कंट्री के बाहर चले जाए, तो आपका रिटायरमेंट आपको देखना है। तो फाइनेंशियली साउंड होना पड़ेगा। और आज से 20 साल पहले शायद मेरा घर 10,000 में चल जाता था,
पर आज 1 लाख भी कम पड़ेगा आपको, तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। मैं उस 7% की एफडी से अपना 20 साल का रिटायरमेंट नहीं प्लान कर सकता 65 से 85 से। और मेरी लाइफ में 2 ही रिस्क रहती है जनरली, एक आम आदमी की लाइफ में, हर आदमी की लाइफ में, या तो वो अर्ली डेथ हो जाए या ज़्यादा जी जाए। उन दोनों केसेस में उसको प्लान आउट करना पड़ेगा बेटर कि अगर वो 90-95 भी जी गया तो उसको वैसे प्लान आउट करना पड़ेगा कि मेरी इनकम चलती रहे, मेरी लाइफस्टाइल चेंजेस ना हो और मैं फाइनेंशियली साउंड रहूँ। पर अगर आप फाइनेंशियली साउंड है तो आप मेंटली पीस होगा ही होगा आपके पास, मतलब आपको टेंशन नहीं होगा, एक दूर रहेगा कि यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैसे आ रहे हैं मंथली, मैं खर्चा कर रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बराबर चल रही है। You can't be dependent on your son or daughter or whatever it is. You have to be financially independent. Right. So Saurabh, let's not bore the audience too much. Let's not give too much in just one podcast. There'll be a series and we'll cover a lot in detail. Sure, Viren. Why don't we do a quick rapid fire with you? Sure, बिल्कुल करते हैं. So the first one is biggest investing myth that you've busted. पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी मिथ थी वो इंश्योरेंस को जो लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं वो सबसे बड़ी मिथ थी. Interesting. इन्वेस्टमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस. अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इंश्योरेंस अच्छा होता है पर एज अ इंश्योरेंस अच्छा होता है सिर्फ वो. इंश्योरेंस में सिर्फ टर्म प्लान जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है एंड हेल्थ इंश्योरेंस, तो ही चीजें मुझे ऐसा लगता है जो वर्थ है लेना. और टर्म में कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरी से सैलरी 10 लाख पर एनम है, मैं कितने का इंश्योरेंस दूं. ह्यूमन वैल्यू यू कांट कैलकुलेट कि यार ये 1 करोड़ का आदमी है, 2 करोड़, यू कांट कैलकुलेट. तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 20-22 टाइम्स आपको लेना चाहिए टर्म प्लान. और सेकेंडली हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं हेल्थ के और जिस हिसाब से बीमारियां आ गई हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपका अच्छा खासा होना चाहिए. मे बी 25 लाख 50 लाख इन मेट्रोज होना चाहिए आपका इंश्योरेंस. क्योंकि अगर आप 10 साल सेविंग कर रहे हो और आपका पूरा पैसा मेडिकल में चला गया तो वी आर 0 के 0 है. ओके, तो वो आपका होना चाहिए हेल्थ और टर्म. Sure. If not finance, what career would you have chosen? Tricky question. Might be क्रिकेट खेलता. क्रिकेट ही खेलता है. क्रिकेटर प्लेयर नहीं होता तो स्टाफ में होता सपोर्ट. बट आई एंजॉयड क्रिकेट, watching live or anything. Yeah, sure. Favorite book or movie? Scam 1992. Scam 92. Okay. Correct. Sure, I'm sure. Why not? Tea or coffee? Any day tea. Any day tea. Anytime. Okay. Stocks or mutual funds? पंच चाहिए तो स्टॉक, और वेल्थ क्रिएशन करना है तो म्यूचुअल फंड. बोरिंग है, रखा हुआ है, लेकिन पैसा उसी में बनेगा धीरे धीरे. Interesting. So Saurabh, thanks for your time. This has been incredibly insightful and surprisingly fun also for me personally. Saurabh has been able to break down everything in simple terms in trademark Saurabh Sharma fashion. So, thank you for that, and wish you all the best with Funstar. All the best for the future. And if you have any more questions, feel free to reach out via social media channels or email to Funstar, and feel free to visit the Funstar office here in Bhopal as well. So thank you all. Stay smart, stay curious, and keep growing.